हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। अभी तक हम लोगों ने 8 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के 8 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 9। आपके सामने मैंने ये नेम लिखा हुआ है। चैप्टर 9 है आगम या संप्राप्ति की अवधारणाएं, मीन्स कंसेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू। चैप्टर 9 है ये। यहाँ पर ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं आगम या संप्राप्ति, इसको हम सिंपल वर्ड्स में आय भी कह सकते हैं। तो मीन्स इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आय की जो विभिन्न अवधारणाएं हैं, कंसेप्ट्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में इसको समझाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि किसी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को जो आय प्राप्त होती है उसे ही फर्म की आगम अर्थात आय कहा जाता है। तो मान लो कि जो फर्म है उसने किसी भी वस्तु की, कोई वस्तु एक्स है, ये शूज़ भी हो सकते हैं, शर्ट्स भी हो सकती हैं, तो इसकी उसने 10 यूनिट्स जो हैं वो बेची हैं। अब ये 10 यूनिट्स बेचने से फर्म ने जो कमाई की वो है 1000 रुपीज़। तो ये जो 1000 रुपीज़ है ये क्या है, ये फर्म की आगम अर्थात आय कहलाएगी। तो 10 इकाइयाँ बेचने से 1000 रुपये अगर फर्म ने कमाए हैं तो ये फर्म की आय होती है, या इसको हम कहते हैं आगम या फिर संप्राप्ति। अब ये जो आगम है इसकी 3 अवधारणाएं हैं, 3 कंसेप्ट हम कवर करने वाले हैं। पहला कंसेप्ट है कुल आगम, दूसरा हम करेंगे सीमांत आगम और तीसरा हम करेंगे औसत आगम। तो फर्स्ट देखते हैं कुल आगम। कुल आगम मीन्स टोटल रेवेन्यू, TR कह देते हैं, ये TR है, टोटल रेवेन्यू। तो एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक निश्चित मात्रा को बेचकर जो भी धन अर्जित होता है उसे कुल आय कहा जाता है। तो मीन्स कुल आय एक फर्म द्वारा प्राप्त सब बिक्री राशि, प्राप्तियों या आगम का जोड़ है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, तो ये जो 1000 रुपीज़ है ये उसका क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में उसका टोटल रेवेन्यू ही है, कुल आगम ही है। तो कुल आगम का फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैलकुलेट हम कर सकते हैं मात्रा को कीमत से गुना करके। मात्रा मतलब क्वांटिटी और कीमत मतलब P, प्राइस से हम इसको शो करते हैं। तो इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू P इंटू Q, मतलब जितनी भी इकाइयाँ बेची तो उनको प्रति इकाई से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। नेक्स्ट है सीमांत आगम या सीमांत संप्राप्ति, मीन्स MR, मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये क्या होता है कि एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक इकाई कम या अधिक अर्थात अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आगम में जो अंतर आता है उसे ही सीमांत आगम कहा जाता है। तो मीन सीमांत आगम कैसे निकाल सकते हैं, कुल आगम में परिवर्तन डिवाइडेड बाय बेची गई मात्रा में परिवर्तन, या इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन TR डिवाइडेड बाय चेंज इन Q। ये आप बच्चों को पता ही है, ये जो ट्राइंगल है ये डेल्टा का साइन है, चेंज का साइन है। या दूसरा फॉर्मूला ये है TRN माइनस TRN माइनस 1। इस एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं। देखो मैंने लिखा कि 10 इकाइयाँ बेचने से फर्म को मिले 1000 रुपये। अगर मान लो 11th इकाई फर्म बेचती है तो फर्म को 1100 रुपीज़ जो है वो गेन हो रहा है। तो इस 11th इकाई को हम क्या बोलेंगे, nth इकाई का टोटल रेवेन्यू। ये हमारी nth इकाई हो गई और ये हो गई n-1, मीन्स इससे पहले वाली हो गई n-1। अब इस nth इकाई का जो कुल आय है वो क्या है 1100। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। इसमें से हमने माइनस क्या करना है, इससे पहले वाली वैल्यू में 1000, तो कितना आ गया, ये आ गया 100। तो मीन्स एक अतिरिक्त इकाई, मीन्स 11th जो इकाई है उसको बेचने से फर्म की जो कुल आय में परिवर्तन आया है उसको ही हम सीमांत आगम कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं औसत आगम, मीन्स AR। औसत आगम क्या होती है, औसत आगम होती है उत्पादन की प्रति इकाई की बिक्री से प्राप्त होने वाली आगम, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, ये वस्तु की प्रति इकाई कीमत भी कहलाती है।
कैसे, देखो इसका फॉर्मूला क्या है, औसत आगम किसके बराबर होती है, कुल आगम को बेची गई मात्रा से भाग कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, औसत आगम। या फिर हम इसको, इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आर इक्वल टू टी आर बाई क्यू। आप बच्चों को मैंने अभी ये फॉर्मूला करवाया था, इसी फॉर्मूला से जो है हम ये भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो ए आर इक्वल टू टी आर डिवाइडेड बाई क्यू। टी आर किसके बराबर है, ये दिया हुआ है ना, पी इंटू क्यू। अगर मैं टी आर की यहाँ पूरी वैल्यू रख देती हूँ, पी इंटू क्यू और डिवाइडेड बाय क्यू अगर मैंने कर दिया तो ये कट हो गया, तो एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर आ गया, पी के बराबर। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, यह एक वस्तु की प्रति इकाई कीमत भी कहलाती है। इसके बारे में पेपर में पूछा भी जाता है कि प्रूव करो कि औसत आय कीमत के बराबर है। तो आपको इस सिंपली कुछ सेकंड्स में आप इसको लिख सकते हो कि कैसे ये पी के बराबर है। तो मीन्स यहाँ से भी सेम फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं ना, कि अगर p की वैल्यू हमें निकालनी है तो p यहीं छोड़ दिया हमने, इसी तरफ p रह गया, और टी आर बटे में q अगर हम कर देते हैं, ठीक है, p इंटू क्यू है ना टी आर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये q इसके डिवीजन में चला गया यहाँ पर, तो p किसके बराबर हो जाती है, टी आर बटे में q। अब ये जो वैल्यू है इसको हम सेम एग्जाम्पल से दिखा सकते हैं। देखो यहाँ मैंने लिखा है ना, ए आर इक्वल टू पी होता है, कीमत के बराबर होता है। तो जैसे यहाँ पर हम वस्तु बेच रहे हैं, वस्तु की 10 इकाइयाँ बेची, 10 इकाइयों से हमें कितना मिला, 1000। तो मीन्स अगर मैं यहाँ रख देती हूँ, कुल आय मिली 1000 और कितनी इकाइयाँ बेची, 10, तो ये किसके बराबर आ गई, 100। तो मीन्स वस्तु की प्रति इकाई कीमत कितनी है, 100। यही P है और यही R है। तो औसत आय और कीमत में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसमें से मैं सबसे पहले आपको ये पॉइंट करवाती हूँ कि यदि कीमत स्थिर रहती है, ठीक है, ये हमने कर ही लिया, ए आर इक्वल टू पी, तो कीमत लिखें या ए आर लिखें, बोथ आर सेम थिंग। तो यदि कीमत स्थिर रहती है तो सीमांत आगम भी स्थिर रहेगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल बना ली और टेबल मैंने क्या शो किया, उत्पादन की 1 2 3 4 5 ये इकाइयाँ बेच रही है फर्म, और मैं अब ये कह रही हूँ कि ये जो औसत आगम है ए आर या जो कि प्राइस भी है, ये स्थिर रहती है। स्थिर रहने का मतलब मान लो मैंने ले लिया कि प्रति इकाई जो कीमत है वो है 10, ठीक है। तो कीमत स्थिर रहेगी तो सीमांत आगम भी स्थिर रहेगी। कैसे रहेगी, ये है टोटल आय और ये है एम आर सीमांत आगम। आप इसके फॉर्मूलाज कर चुके हो तीनों के। तो हमारे पास अगर ए आर मीन्स प्राइस है, अगर हम पी इंटू क्यू कर दें, ये क्यू है ये पी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कुल आय आ जाएगी। तो 10 इंटू 1 10 आ गया, 10 इंटू 2 20 आ गया, ऐसे करते जाएंगे, 10 इंटू 3 10 इंटू 4 और 10 इंटू 5, ये कुल आय आ गई हमारे पास। अब इसी के बेस पे हम एम आर निकाल सकते हैं। एम आर कैसे निकलती है, अभी मैंने आपको सिखाया था कि अगर ये फर्स्ट इकाई nth इकाई ये हो गई, तो यहाँ पर हम काउंटिंग में ही चल रहे हैं, तो मीन्स फर्स्ट से पहले क्या है 0, तो 10 माइनस 0 यहाँ पर 10 आ जाएगा, 20 माइनस 10 10 आ गया, 30 माइनस 10 10 आ गया, आगे भी 10 आ रहा है, आपको पता ही लग रहा है इसमें से माइनस होगा तो 10 आया। तो मीन्स जब औसत आय स्थिर रहती है तो सीमांत आय भी स्थिर रहती है। ये इस टेबल से आपको क्लियर हो गया होगा। और एम आर किसी वस्तु की एक अधिक इकाई की बिक्री से कुल आगम में होने वाली वृद्धि है। ये हमने एम आर की डेफिनेशन में अभी पढ़ा ही था, क्योंकि जैसे जैसे अतिरिक्त इकाई बेची जा रही है तो कुल आगम में जो चेंज आ रहा है, चेंज कितने का आ रहा है 10 10 10, तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पर एम आर। सीमांत आगम अगर स्थिर होती है तो उसका क्या मतलब हो गया कि कुल आय में भी स्थिर वृद्धि होगी, स्थिर दर से वृद्धि होगी, समान दर से बढ़ रही है। देखो हर बार 10 का चेंज आ रहा है, तो बहुत सिंपल चीज है ये जो स्थिति है जहां हम बात कर रहे हैं कीमत स्थिर रहती है, ये स्थिति पाई जाती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। इसके बारे में हम पूरा चैप्टर करेंगे आगे,
लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको यही बता रही हूँ कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो कीमत होती है वो फर्म तय नहीं करती है, उद्योग तय करता है। तो उद्योग जो कीमत तय कर देता है, फर्म को वही कीमत लेनी पड़ती है, उसी कीमत पर वस्तु बेचनी पड़ती है। तो इस स्थिति में कीमत स्थिर रहेगी, कीमत स्थिर है तो एमआर भी स्थिर रहेगी, और एमआर स्थिर है तो टीआर में कांस्टेंट रेट से चेंज आएगा। अब इसी को ही हम सिंपली डायग्राम से कर लेते हैं। आपके सामने डायग्राम है। इस डायग्राम में हमने ओ एक्स एक्सिस पर ले ली उत्पादन की इकाइयां। क्या हैं ये? 1 2 3 4 5, ये मैंने यहाँ पर शो कर दी। और ओ वाई एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं? कुल आय, औसत आय और सीमांत आय। सबसे पहले हम इन दोनों कॉलम्स को कनेक्ट करते हुए औसत आय वक्र बना लेते हैं। अब औसत आय वक्र कैसे बनेगी? हर इकाई पर जो औसत आय है, कीमत क्या है? वो 10 है। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। 1 पे 10, 2 पे 10, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर ये 10 है। इसी तरह जो सीमांत आय है, यहाँ पर क्योंकि कीमत स्थिर है तो सीमांत आय भी क्या है? स्थिर है। तो इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, जो कर्व बनेगी वो औसत आय वक्र भी होगी और सीमांत आय वक्र भी होगी। तो मैंने पॉइंट ज्वाइन कर दिए, ये एक स्ट्रेट वक्र आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं? औसत आय वक्र और सीमांत आय वक्र। कीमत स्थिर होने की वजह से ऐसा हुआ है कि दोनों ही कर्व एक ही में मर्ज हैं, तो ये ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेगी लाइन। अब हम सीख लेते हैं, हमने दोनों तो कर ली, अब हम सीख लेते हैं कुल आय कैसे बनाएंगे। जब कीमत स्थिर है तो सीमांत आय उसके बराबर है, तो कुल आय में भी कैसा परिवर्तन हो रहा है? कांस्टेंट रेट से हो रहा है। तो मींस जो कुल आय वो कैसी होगी? जैसे जैसे उत्पादन की इकाइयां बढ़ रही हैं, बिक्री बढ़ रही है, कुल आय भी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। तो नेचुरली कुल आय वक्र कैसा बनेगा? ऐसे पॉजिटिवली स्लोप बनेगा। देखो, फर्स्ट पॉइंट पे 10, तो यही पॉइंट आ गया। सेकंड पे 20, थर्ड पर 30, फोर्थ पे 40, फिफ्थ पर 50। तो इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई। ये स्ट्रेट लाइन वक्र जो क्या होगी? वो होगी कुल आय। तो हमने ये सारे पॉइंट ज्वाइन कर दिए, तो क्या बन गई? कुल आय वक्र। तो नेचुरली जब जीरो बिक्री हो रही है तो कुल आय भी कितनी हो रही है? जीरो। तो ये जीरो से भी हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुल आय वक्र इस स्थिति में ऐसा बनेगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि क्या सीमांत आय शून्य या ऋणात्मक हो सकती है? तो नेचुरली जो सीमांत आय शून्य ऋणात्मक हो सकती है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना है आपने। मैं पहले आपको एक टेबल बना के दिखाती हूँ और फिर हम इन पॉइंट्स को करेंगे। देखो, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि जो कीमत होती है, जिसको हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में लिया कि कीमत स्थिर थी, वहां पर हमने 10 ली थी ना, प्राइस 10 ली थी, ओवरऑल वो 10 ही थी, जितनी भी इकाइयां बिक्री, 1 पर भी 10, 2 पर भी, 3 पर भी, 4 पर भी। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है बच्चों? जो कीमत होती है वो स्थिर नहीं रहती है, वो बदलती है। तो अगर वो बदलती है, मान लो जैसे जैसे बिक्री बढ़ रही है, कीमत गिर रही है, तो क्या होगा? तो हमने उसी सिचुएशन को समझना है। आप इसको समझ लोगे तो आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने वैसे ही टेबल बना ली है जैसे कि हमने अभी की थी। पहले कॉलम में हमने उत्पादन की इकाइयां दिखा दी हैं, 1 to 5, 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 5 तक यहाँ शो कर दी। औसत आय है ये, तो मीन्स AR, और ये कीमत भी होती है, ये अब आपको क्लियर हो चुका होगा। और ये है कुल आय और ये है सीमांत आय, MR। तो सब वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक बेस वैल्यू तो नेचुरली चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ? कीमत ले रही हूँ यहाँ पर। तो कीमत हम क्या ले रहे हैं कि कीमत घट रही है, बिक्री बढ़ने के साथ साथ कीमत घट रही है। मान लो ये कीमत जो है 100 से स्टार्ट हुई, पहली इकाई पर 100, दूसरी पर ये हो गई 90, तीसरी पर हो गई ये 60, चौथी पर 40 और पांचवी पर 30 हो गई। तो मीन्स कीमत क्या है? गिर रही है। आपको दिख रहा है यहाँ पर कीमत की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या हो रही है? कम हो रही है। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट, एकाधिकार तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता, ये दो बाजार की टाइप्स हैं। तो इस पर भी हम चैप्टर करने वाले हैं। तो फिलहाल तो मैं आपको यही समझा रही हूँ कि इन दोनों बाजारों में क्या होता है कि कीमत गिरने पर ही मांग बढ़ती है। तो उसी सिचुएशन को कंसीडर करते हुए हम क्या मान रहे हैं कि इन दो तरह के बाजारों में कि जो सीमांत आय वो ऋणात्मक हो सकती है। अगर वो ऋणात्मक हो रही है तो नेचुरली वो उससे पहले किस वैल्यू पे आई होगी?
उससे पहले वो शून्य रही होगी, फिर वो ऋणात्मक पे पहुंची होगी। तो यदि वस्तु की कीमत कम हो रही होती है तो जो सीमांत आय है वो भी बदलती है और ये शून्य और ऋणात्मक हो सकती है। कैसे हो सकती है देखो, अब हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई। अगर मैं P इंटू क्यू कर देती हूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, TR कुल आय आ जाएगी। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 100 इंटू 1 किया 100 आ गया, 90 इंटू 2 किया 180 आ गया। ऐसे ही मैं सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेती हूँ। ठीक है, ये वैल्यूज इसको इससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गई। इस और इस कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये कॉलम आ गया। अब नेक्स्ट हम MR कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास TR आ गया। तो ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है तो मीन्स इससे पहले नेचुरली 0 रहा होगा। तो स्टार्टिंग में MR क्या आएगी, 100। फिर इसमें से ये वैल्यू माइनस हो गई, 80 आ गया। इसमें से ये वैल्यू माइनस हो गई, क्या आएगा, 0, चेंज ही नहीं हुआ कुछ। और इसमें से ये वैल्यू माइनस होगी तो क्या आएगा, -20। 160 माइनस 180 किया ना, और 150 माइनस 60 किया तो क्या आएगा, -10। तो मीन्स सेकेंड पॉइंट ये देखो, अब जब सीमांत आय शून्य होती है तो कुल आय बढ़ना बंद हो जाती है। तो मीन्स जब सीमांत आय शून्य है, ये वाला पॉइंट, थर्ड इकाई पर सीमांत आय शून्य हो गई। सीमांत आय इसमें होने वाले चेंज को मेजर करती है। तो जब ये 0 है तो मीन्स नो चेंज इन टोटल रेवेन्यू, कुल आय में कोई परिवर्तन नहीं आया। ये वैल्यू और ये वैल्यू आप देख रहे हो सेम है। तो MR के 0 होने का मतलब TR अपने अधिकतम पर पहुंच चुका है, उसमें कोई चेंज अब पॉसिबल नहीं है। थर्ड मैंने क्या लिखा है कि जब सीमांत आय ऋणात्मक हो जाती है तो कुल आय कम होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है, सीमांत आय ऋणात्मक हो गई तो इसके ऋणात्मक होने का मतलब क्या है, कुल आय घटना शुरू हो गई। घट रही है ये कुल आय, पहले से घटना शुरू हो गई। जब भी सीमांत आय क्या है, घट रही होती है तो कुल आय क्या होगा, उसमें वृद्धि पहले से कम होती है। तो ये पॉइंट्स आपको TR और MR के रिलेशन को भी क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी को हम डायग्राम से करते हैं। तो जो भी हमने यहाँ पॉइंट्स किए हैं उनको हम डायग्राम से करते हैं। मैंने डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, इसी को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं एक्चुअल में ये क्या है, TR और MR के रिलेशन को भी शो कर रहे हैं। तो जैसे रिलेशन में हमने ये पढ़ा कि सीमांत आय शून्य होती है तो कुल आय बढ़ना बंद हो जाती है। मतलब MR अगर 0 है, ये देखो इस पॉइंट पर, इसको मैं नेम दे देती हूँ E पॉइंट, इस पर क्या है, MR इक्वल टू 0 है। MR 0 होने का मतलब कुल आय जो है यहाँ अपने इस बिंदु पर, E1 बिंदु पर अधिकतम पर पहुंच गई है। तो ये पॉइंट इसी को जस्टिफाई करता है। अब आप ये टेबल में जो वैल्यूज हैं उनको लेके भी डायग्राम बना सकते हो, सेम शेप बनेगी। लेकिन मैंने आप बच्चों को पहले की वीडियोस में भी बताया हुआ है कि बिना वैल्यूज के भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए रिलेशनशिप्स को क्लियर करने की। तो मैंने उसी अकॉर्डिंग बिना वैल्यूज लिए ये डायग्राम जो है ड्रॉ किया हुआ है। तो कुल आय वक्र की शेप यही आएगी अगर आप वैल्यूज लेते हैं तो भी। देखो यहाँ पर कुल आय बढ़ रही है, अपने मैक्सिमम पे पहुंची और घटना शुरू हो गई। कुल आय वक्र इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम पे पहुंचा आपने, ये दोनों वैल्यूज सेम है 180 वाली। उसके बाद ये डिक्लाइन करना शुरू हो गया। तो उसी के अकॉर्डिंग ये MR वक्र बना हुआ है। जैसे सीमांत आय ऋणात्मक होती है तो कम जो कुल आय वो घटना शुरू हो जाती है। जो सीमांत आय है इस E बिंदु के बाद ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है, नेगेटिव MR का है। तो MR जब नेगेटिव होती है तो कुल आय घटना शुरू हो जाती है। ये भी जस्टिफाई हो गया पॉइंट इससे। तो जब सीमांत आय घटती है तो मतलब कुल आय जो होती है वो घटती दर से बढ़ रही होती है। और ये जो उसका पोर्शन है बढ़ता हुआ पोर्शन, जब तक TR बढ़ेगी तब तक MR पॉजिटिव होगा। जब तक कुल आय बढ़ती है MR तब तक पॉजिटिव रहता है। TR में चेंज होना बंद हो जाए तो MR 0 हो जाती है, TR घटता है तो MR नेगेटिव हो जाता है। तो ये हैं कुल आय और सीमांत आय के रिलेशनशिप्स। और नेचुरली ये जो डायग्राम है, ये टेबल इस चीज को बता रही है कि MR 0 हो सकता है और ये 0 होने के बाद इवन नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये आज का टॉपिक था इस चैप्टर का। अभी एक टॉपिक जो रह गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।